गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट F1 यूनिट 2 लेक्चर 5 यानी यूनिट 2 का लेक्चर 5। आज का हमारा प्रकरण है शिक्षा के आर्थिक आधार। शिक्षा के आर्थिक आधार यहाँ पर देखिएगा 1 लिखे हैं, पार्ट 1 यानी इस प्रकरण को 2 भाग में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा है शिक्षा के आधार का प्रथम पाठ। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति का विकास उसका समाजीकरण से होता है। समाजीकरण से व्यक्ति के अंदर कौशल और ज्ञान का विकास होता है। व्यक्ति जैसे व्यक्ति के संपर्क में रहता है वैसा ही उसका समाजीकरण होता है और वह ज्ञान और कौशल सीखता है। जिस व्यक्ति के संपर्क में वो रहेगा वैसा ही ज्ञान और कौशल सीखेगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई समाज अपने भावी नागरिकों में सार्थक ढंग से जीवन यापन हेतु आवश्यक कौशल और ज्ञान का विकास करता है। यानी कहने का तात्पर्य है, लिखा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने भावी नागरिकों यानी आने वाली पीढ़ी के लिए यानी छात्रों के लिए, ठीक है, एक सार्थक ढंग से जीवन यापन करने के यानी अच्छे तरह से जीवन यापन करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान की जरूरत है। कोई भी छात्र का या बच्चे का जीवन यापन अच्छा ढंग से कब बीतेगा जब उसके पास एक अच्छा कौशल और ज्ञान होगा। और अच्छा कौशल और ज्ञान कब होगा? जब उसे उचित शिक्षा दी जाएगी। उचित शिक्षा कब दी जाएगी? जब उसके पास आर्थिक स्थिति सही रहेगी। जब तक आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी देश का, तब तक अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती। चाहे बच्चा शिक्षा प्राप्त करने का 2 साधन है, एक तो सरकारी विद्यालय और दूसरा प्राइवेट विद्यालय। तो सरकारी विद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए धन की जरूरत है, क्योंकि हर राज्य, हर स्टेट, हर देश को बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना करना पड़ता है और स्कूल की स्थापना के लिए पैसा चाहिए। उसमें शिक्षक नियुक्त करता है, शिक्षक के वेतन देने के लिए पैसा चाहिए, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देता है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। या प्राइवेट स्कूल होता है, तो प्राइवेट स्कूल यानी व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान, उसमें भी अगर कोई अभिभावक पढ़ाता है तो कब पढ़ाएगा? जब उसके पास पैसा होगा, आर्थिक स्थिति से वह संपन्न होगा, तभी जाकर वह अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भी शिक्षा देगा। तो इसलिए आर्थिक आधार शिक्षा पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी जोड़ देता है। जैसा जैसा आर्थिक स्थिति रहेगा उसी प्रकार की शिक्षा मिलेगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, शिक्षा विकास और उत्पादन का साधन है। हम जानते हैं कि शिक्षा जो है विकास और उत्पादन का साधन है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि विद्यालय जो है एक सामाजिक अभिकरण है जिसमें ज्ञान का निर्माण होता है। देश के जितने भी भावी से भावी नागरिक का निर्माण होता है सब कहाँ से होता है? विद्यालय से होता है। और विद्यालय में बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो अब बात आती है कि समग्र सामाजिक विकास का एक मानक आर्थिक संपन्नता भी है। यानी कहने का तात्पर्य समग्र सामाजिक विकास कब होगा? जब आर्थिक विकास होगा, ठीक है। यानी आर्थिक विकास होगा तभी जाके सामाजिक विकास भी हो सके, क्योंकि पैसा के अभाव में लोग या बालक या कोई व्यक्ति क्या करते हैं? गलत काम करना भी शुरू कर देता है। तो अगर उसके पास पैसा रहेगा तो वो अच्छा से अच्छा काम करेगा। तो आते हैं धन अर्जन की कुशलता सामाजिक दृष्टि से भी प्रभावशाली है। तो धन अर्जन करने की, धन इकट्ठा करने की, कमाने की जो कौशल है यह सामाजिक दृष्टि से भी प्रशंसनीय है। लोग कहता है कि हाँ यह बहुत पैसा कमाया। तो पैसा कमाने का भी 2 तरीका होता है, एक सही ढंग से, मेहनत से, लगन से, और कुछ लोग पैसा गलत तरीका से भी पैसा कमाते हैं। तो गलत तरह से पैसा कमाना भी, जैसे चोरी करना, डकैती करना या किसी
व्यक्ति को धोखा देना, इस प्रकार से धन अर्जन करना गलत तरीके से। ईमानदारी से और मेहनत से, लगन से, अपने कौशल के अनुसार, अपने कौशल और योग्यता के अनुसार पैसा कमाना ये सही तरीका है। तो आते हैं, राष्ट्रीय विकास को लक्ष्य मानते हुए प्रत्येक तरह का राजतंत्र कुशल मानव संसाधन के विकास के लिए शिक्षा की व्यवस्था करता है। तो हम जानते हैं ये मानव क्या है, एक संसाधन है, और हर देश, हर राज्य, हर स्टेट ये चाहता है कि हमारा देश का विकास हो। तो उस देश का विकास कब होगा, जब वहाँ के मानव का निर्माण सही तरीका से होगा, यानी उसे शिक्षा देकर एक कौशल युक्त, यानी कौशल से संपन्न और ज्ञान युक्त व्यक्ति का निर्माण होगा। तो हम जानते हैं पहले जो था राजतंत्र था, राजतंत्र का में भी राजा का दायित्व होता था कि वो अपने देश, अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए एक कुशल योग्य नागरिक का निर्माण करे। तो एक कुशल और योग्य नागरिक का निर्माण वह कब कर सकता है, जब वह अपने शिक्षा संस्थानों पर व्यय करेगा, यानी शिक्षा संस्थान खोलेगा, यानी विद्यालय खोलेगा, विद्यालय के साथ साथ उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक की नियुक्ति करेगा, शिक्षक के लिए वेतन देगा, योग्य शिक्षक होंगे, तब ही जाके योग्य नागरिक का निर्माण कर सकते हैं। तो एक राजा का दायित्व होता था विद्यालय का स्थापना करना, विद्यालय के में पढ़ाने के लिए शिक्षक की नियुक्ति करना, और छात्रों के सुविधा के लिए उसे पैसा देना पढ़ने के लिए, यानी छात्रवृत्ति के रूप में। उसके बाद आता है वर्तमान समय में हम जानते हैं हम लोग लोकतंत्र में हैं। तो लोकतंत्र में भी प्रत्येक राष्ट्र अपने सकल उत्पाद के कुछ निश्चित हिस्सा शिक्षा पर व्यय करता है, और क्योंकि हर देश के नागरिक का विकास कब होगा, जब उसे उचित शिक्षा दी जाएगी, और उचित शिक्षा दी जाएगी तभी वो देश का विकास हो सकता है। शिक्षा प्राप्त करने का दो साधन, एक सरकारी विद्यालय है, एक प्राइवेट विद्यालय है। तो प्राइवेट विद्यालय यानी व्यक्तिगत शिक्षण संस्थान। तो सरकारी विद्यालय में अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके शिक्षा की व्यवस्था सरकार करती है, लेकिन वहीं बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसका खर्चा उसके अभिभावक करते हैं। जो बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है तो उस पर जितना भी खर्चा होता है उसका दायित्व किसका है, अभिभावक को। कॉपी किताब खरीदना या ट्यूशन फीस देना, स्कूल फीस देना, ट्रांसपोर्ट खर्चा देना, सब का दायित्व कौन उठाता है, अभिभावक। लेकिन वहीं सरकारी विद्यालय में स्कूल बनवाना, शिक्षक की नियुक्ति करना, शिक्षक का वेतन देना, जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से जो बालक कमजोर है उसके पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देना, ये सब काम किसका है, सरकार का, यानी उस राष्ट्र का काम है। तो हर राष्ट्र अपनी क्षमता के अनुसार अपनी शिक्षा पर व्यय करता है। तो अब आगे बात आती है ये शिक्षा पर व्यय की। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र या देश अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार शिक्षा पर धन व्यय करता है, या व्यक्तिगत शिक्षा पर भी व्यक्तिगत रूप से पैसा धन व्यय करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा पर व्यय किया गया धन उपभोग है या निवेश। तो यानी शिक्षा पर जो भी धन हम व्यय कर रहे हैं वह उपभोग है या निवेश है। तो शिक्षा पर व्यय किया गया धन उपभोग और निवेश दोनों है। अगर कोई प्रश्न पूछे कि शिक्षा पर व्यय किया गया धन उपभोग है या निवेश, तो शिक्षा पर व्यय किया गया धन जो है उपभोग और निवेश दोनों है, उपभोग भी है और निवेश भी है। तो देखिए उपभोग का अर्थ होता है कि ये जितना खर्चा हुआ वो खर्च ही हो गया, वो रिटर्न किसी भी प्रकार से नहीं हुआ, जो खा गए तो खर्च हो गया मान लीजिए। और निवेश का अर्थ ही होता है कि जब आप मान लीजिए हम 10 लाख रुपया खर्चा किए हैं तो हमें 12 लाख रुपया रिटर्न होना, यानी सूद सहित। तो आप देखते हैं ये शिक्षा पर व्यय किया गया धन उपभोग कैसे है। तो देखिए जब एक
अल्प विकसित देश, यानी जो विकसित देश एक अल्प विकसित देश होता है, तो अल्प विकसित देश में अगर उच्च शिक्षा पर अगर धन हम लोग व्यय करते हैं तो उच्च शिक्षा पर व्यय किया गया धन उपभोग होगा, क्योंकि जब उच्च शिक्षा पर कोई भी धन व्यय करते हैं तो व्यक्ति तो उच्च अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, और जो ज्ञान प्राप्त करेगा उस ज्ञान के लिए वहाँ पे रोजगार नहीं है। उस व्यक्ति के पास जो कला कौशल है, जो ज्ञान है, उस प्रकार के वहाँ पे रोजगार नहीं है। तो जब रोजगार नहीं है तो क्या होगा, व्यक्ति बेरोजगार हो जाएगा, उसके काम करने के लिए कोई रोजगार ही नहीं है। तो क्या हुआ, जितना पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ तो वह उसे रोजगार मिला ही नहीं, तो रिटर्न कैसे होगा। इस सिचुएशन में शिक्षा पर किया गया व्यय उपभोग हो गया। लेकिन वही निवेश, जब आर्थिक दृष्टि से संपन्न यानी विकसित देश में अगर उच्च शिक्षा पर हम लोग धन व्यय होता है, तो जब उच्च शिक्षा पर धन व्यय होगा तो व्यक्ति के पास कला कौशल ज्ञान अधिक होगा और उसके ज्ञान के अनुसार उसे रोजगार मिलेगी विकसित देश में। तो जब उसे रोजगार मिलेगी तो क्या होगा, वह पैसा रिटर्न होगा, यानी तो वह उस स्थिति में वह निवेश हो गया क्योंकि उसे रोजगार मिल गए। लेकिन अल्प विकसित देश में तो शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर लेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, ज्ञान उसे हो जाएगी, बट उसे रोजगार नहीं मिलेगी। जब रोजगार नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वह बेरोजगार हो जाएगा। जब बेरोजगार हो गया तो उसका धन जो भी शिक्षा पर खर्च हुआ है, व्यय हुआ है, वह उपभोग ही कर गया। लेकिन वही विकसित देश में, विकसित राष्ट्र में जो भी उस पर खर्चा हुआ है तो वहां पे वह क्या हो गया, निवेश हो गया। लेकिन अल्प विकसित देश में माध्यमिक स्तर, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर या टेक्निकल शिक्षा या कौशल विकास की शिक्षा पर जो धन व्यय होता है वह निवेश होता है। क्योंकि माध्यमिक स्तर पर कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, उसके बाद कौशल विकास योजना में जाकर कुछ कौशल सीखता है या टेक्निकल शिक्षा सीखता है, तो उसे अल्प विकसित देश में भी रोजगार मिल जाती है। अगर रोजगार नहीं मिलते है तो स्वयं का रोजगार वह उत्पन्न करता है, ढूंढता है। छोटा मोटा मैकेनिक है तो अपना खुद का वर्कशॉप खोल लेता है, वेल्डर का काम किया तो खुद अपना वेल्डिंग करना शुरू करता है, कारपेंटर है तो कारपेंटर काम करता है, यानी तरह तरह के कार्य हैं कौशल विकास योजना में। तो व्यक्ति क्या करता है, उसे रोजगार मिल जाती है। लेकिन जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसे रोजगार नहीं मिलेगी, तो क्योंकि उस राष्ट्र के पास उतना वेतन देने के लिए या उस तरह का रोजगार का निर्माण करने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, तो बेरोजगार हो जाएगा। तो अल्प विकसित देशों में माध्यमिक स्तर, टेक्निकल शिक्षा, कौशल विकास की योजना की अगर शिक्षा दी जाती है तो उस सिचुएशन में वह शिक्षा पर व्यय किया गया धन निवेश है। लेकिन वही जब उस शिक्षा पर व्यय करेंगे और विकसित देश में तो वह उपभोग हो जाएगा। लेकिन विकसित देश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विकसित देश में बच्चे को रोजगार के जितना ही ज्ञान होगा उतना ही बड़ा उसे रोजगार मिलेगा। तो आज हम लोग शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के आर्थिक आधार के बारे में फर्स्ट पार्ट में अध्ययन किए। फिर हम लोग अगले वीडियो में इसका सेकेंड पार्ट में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।